मैंने क्लियर किया है कि व्हाट इज एनोमिक एफेजिया, जहाँ पे मेरा पेशेंट क्या बोलेगा कि मोबाइल को ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर को मोबाइल बोलता है। तो जो सिमिलर चीज रहती हैं उनके बीच में उसको कंफ्यूजन रहता है। ओके। एंड एग्नोसिया, तो एग्नोसिया मीन्स यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल ही बाइफरकेट नहीं कर पाता कि खाने वाली चीज को सुनने वाली चीज समझ लेगा। जैसे मोबाइल को पार्ले जी बिस्किट बोल रहा है, ठीक है, तो एक तरफ तो बोलने वाली चीजें हैं, कम्युनिकेशन की इंस्ट्रूमेंट है, लाइक मोबाइल है, तो उसको पार्ले जी बिस्किट बोल देगा। तो कुल मिला के क्या नहीं कर पाता है, कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। वहां पे इसमें एनोमिक एफेजिया में क्या है, स्लाइटली कंफ्यूजन है वो। बट एग्नोसिया में क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट को ही फाइंड नहीं कर रहा है, तो कैन नॉट आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वर्ड समझिए डेल्यूजन्स, ठीक है। और डेल्यूजन्स भी 10% पेशेंट्स में देखने को मिलता है हमारे को। डेल्यूजन क्या है, फॉल्स बिलीफ है, जो कि यहाँ पे पैरानॉइड डेल्यूजन्स में देखने को मिलता है। पैरानॉइड डेल्यूजन्स, ओके। एंड एक कंफ्यूजन रहता है जिसको हम बोलते हैं, एक वर्ड आता है कन्फेबुलेशंस। कन्फेबुलेशंस, कन्फेबुलेशंस का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी डेवलप करना। फॉल्स स्टोरी डेवलप करना। एक्चुअल में ये क्यों डेवलप होता है, मेनली सीन इन दी एल्कोहलिक डिमेंशिया। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कोहलिक डिमेंशिया में कैसा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, दिस इज नोन एज ए कन्फेबुलेशंस। एल्कोहलिक डिमेंशिया होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। कि मान लीजिए अ, मैंने अच्छे से अल्कोहल ले रखा है, तो जो 9 से 11 के बीच का, 9 AM टू 11 AM, मेरे को पूरे दिन की सारी स्टोरी पता है और मैं सारी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। बट एल्कोहलिक डिमेंशिया वाले पेशेंट में जब कंफेबुलेशन करेगा तो वो क्या करेगा, मैं अगर मान लो 9 से 11 के बीच के सेगमेंट में मैंने क्या किया, वो सारी चीजें मैं भूल चुका हूँ। मेरे को याद ही नहीं है मैं 9 से 11 के बीच में मैं क्या कर रहा था, किसके साथ में था, या क्या मैं वर्कआउट कर रहा था, या मैं क्या पढ़ाई कर रहा था, मेरे को कोई याद नहीं है। तब मैं आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए तो क्या करूंगा, एक फास्ट स्टोरी क्रिएट करके आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैं 9 से 11 के बीच में मैंने ये काम किया, जो कि टोटली क्या होता है, फॉल्स रहता है। तो ये जो फॉल्स स्टोरी क्रिएट करके सुनाना होता है, दिस इज नोन एज ए कन्फेबुलेशंस। ओके, दिस इज नोन एज ए कन्फेबुलेशंस। ओके। अब एल्जाइमर्स के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स देखें, तो वहाँ पे हमारे को पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट रहता है एनएफटी। एनएफटी मींस द न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेंगे, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आर द इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर, this is directly proportionate to the severity of the disease। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिवियरिटी ऑफ डिजीज को किससे डिनोट कर सकते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ओके। देन थर्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन,
जहाँ पे क्या होता है, टाउ प्रोटीन मीन्स दी हाइपर फॉस्फेट हाइपर फॉस्फेट माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन होता है। माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन microscopically sees the neurotangles, and this is intracellular, directly proportional to the severity of disease tau protein. Then next, senile neuritic plaque. Senile neuritic plaque. This is just opposite. This is intracellular, and this one is the extracellular. Extracellular. Okay, and this is directly proportionate with the age. This is directly proportionate with the age. ओके, जैसे जैसे एज बढ़ेगी सेनाइल न्यूराइटिक प्लेग भी इंक्रीज होगा, एंड मेनली सीन इन दी लार्ज वेसल्स. ओके, एंड थर्ड पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में हमने पहला देखा एनएफटी, देन सेनाइल न्यूराइटिक प्लेग, देन थर्ड इज दी granulovascular degeneration. Granulovascular degeneration. And granulovascular degeneration mainly or best seen in the hippocampus. Hippocampus. Okay. Then अब बात करते हैं, एक बॉडी होती है लिवी बॉडीज. अब लिवी बॉडीज किस में देखने को मिलती है, ये यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहा हूँ, आप आंसर करें. लिवी बॉडीज सीन इन दी एल्जाइमर्स में देखने को मिलती है. नो, ये याद रखना कि यहाँ पे एल्जाइमर्स लिख के काट देना. दिस इज सीन इन दी पार्किंसन. ओके, दिस इज आल्सो inclusion bodies seen in the intraneural, intracytoplasmic, intraeosinophilic inclusion bodies होती है ये. इंट्रा न्यूरोनल, इंट्रान्यूरोनल, intracytoplasmic, intracytoplasmic, intraeosinophilic, sinophilic inclusion bodies. Inclusion bodies. एक वर्ड यूज किया जाता है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है, वहां पे आपको एल्जाइमर में याद क्या रखना है. एल्जाइमर्स के लिए हमारे को एनएफटी, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, जिसके अंदर हमने किसकी बात की थी, टाउ प्रोटीन की बात की थी. तो लिवी बॉडीज मेनली किसके रहेंगे, पार्किंसंस के लिए. एक वर्ड यूज किया जाता है लिवी बॉडीज डिमेंशिया. लिवी बॉडी डिमेंशिया. लिवी बॉडी डिमेंशिया किसको बोलेंगे, जहां पे पार्किंसन प्लस विजुअल हेलुसिनेशन. Visual hallucinations. Okay, Lewy body dementia known by the Parkinson's plus visual hallucinations. ठीक है, इसी तरीके से एक नोट डालिए. What is the pick disease? What is the pick disease? Pick disease किसको बोलते हैं, FTD. FTD means the frontotemporal dementia.
फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया प्लस सिल्वर स्टेन्ड सेल्स जिसको हम बोलते हैं पिक्सेल्स। ये क्या होती है? पिक्सेल्स इज दी सिल्वर स्टेन्ड स्टेनिंग सेल्स किसके साथ में मिले? फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साथ में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? पिक डिजीज। ये वन लाइनर क्वेश्चन से, इससे बाहर वन लाइनर का क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। ओके, तो लिवी बॉडी डिमेंशिया, देन पिक डिजीज। अब हम बात करते हैं किसकी? हंटिंगटन डिजीज की। हंटिंगटन कोरिया या हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज। अब हंटिंगटन डिजीज की वन लाइनर्स में याद रखिए, एक होता है हंटिंगटन जीन और ये वन लाइनर है। हंटिंगटन जीन। हंटिंगटन जीन कौन से क्रोमोसोम पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। ओके, क्रोमोसोम नंबर 4। देन डिफेक्ट क्या डेवलप करेगा? ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस, सीक्वेंस डिफेक्ट। ओके, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस डिफेक्ट डेवलप करेगा हंटिंगटन जीन। ओके, ये क्या रहता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस रहता है। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ओके, मेनली ये रहता है जिसका अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट वाइज इनहेरिटेंस की अगर बात करूं मैं, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए दो चीजें क्या रहती हैं? फर्स्ट, टू सक्सेसिव जनरेशंस आर अफेक्टेड। ओके, सेकंड इज दी वन पेरेंट आर अफेक्टेड। तो वन पेरेंट अगर अफेक्टेड है तो क्या चांसेस है? तो इट इज 50-50 चांसेस। अगर बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है तो व्हाट इज द चांसेस? इट इज 75% चांसेस। ओके, इट इज 75% चांसेस। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। टू अब सक्सेस। बोर्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरे को बताना था आपको ये सॉरी ऑटो। सॉरी, आई थॉट कि कुछ लिख रहे हैं। सॉरी। ओके ओके, कोई नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि ये एक क्या कहना चाहिए, जो भी डॉक्टर साहब आपने बोला, मैं एक्चुअली में ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस को क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि ये वैसे तो अपना जेनेटिक पार्ट रहता है और जेनेटिक पोर्शन से अपने को इतने क्वेश्चंस रहते नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे लिखी नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके, या लिखूं? जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके। ओके, चलिए, ठीक है। अगर है ना किसी को भी वाइवा में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट से आपका क्या मीनिंग है, तो कई ना क्योंकि वाइवास के अंदर आपको एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड एमडी फिजिशियंस जो रहते हैं, तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपको। ठीक है, तो जब यूपीएससी के ऊपर अगर हम जाएं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे आपको इस चीज का आंसर कर सकते हो कि सर डोमिनेंट्स मींस तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, टू सक्सेसिव जनरेशन आर अफेक्टेड। सेकंड, कि वन पेरेंट अगर अफेक्टेड है तो व्हाट इज द चांस? इट इज 50%। और अगर बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, देन व्हाट इज द चांस? इट इज 75%। 3:4। ओके, एंड अगर बात करें कौन से मेन एज ग्रुप में मिलेगा हंटिंगटन डिजीज,
in 11 to 50 years, 11 to 50 years. ओके, अगर एंटिसिपेट करना चाहें, अब एज बहुत बड़ा रेंज है, तो अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की तरह, तो अगर फादर अफेक्टेड है, ओके, फादर अफेक्टेड है, तब क्या चांसेस रहेगा? अर्ली ऑनसेट होने के चांसेस रहेगा, अर्ली ऑनसेट होने के चांसेस रहेगा। तब हम कहेंगे कि उसको सेकंड डिकेड के अंदर डिजीज होगा। अगर मदर अफेक्टेड है तो वहां पे लेट ऑनसेट होगा, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं फिफ्थ डिकेड के अंदर उसको हंटिंगटन डिजीज डेवलप होगी। तो हुई प्रिडिक्टिव आपके होम्योपैथी। ओके, अगर लेंथनिंग की बात करें कि लार्ज डिफेक्ट एंड स्मॉल डिफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? लार्ज डिफेक्ट, अगर लार्ज डिफेक्ट है तो वहां पे इंक्रीज दी सीवियरिटी, इंक्रीज दी सीवियरिटी एंड लार्ज डिफेक्ट आर अर्ली। बट अगर बात करें लार्ज की जगह स्मॉल डिफेक्ट की, स्मॉल डिफेक्ट एंड स्मॉल डिफेक्ट कम सीवियरिटी के साथ में, बट लेट ऑनसेट, लेट ऑनसेट। देखो, इतना पता हो नहीं हो हंटिंगटन जीन के बारे में, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एज प्रिडिक्शन आपको पता होना चाहिए, ये मेन चीजें रहती हैं हमारे हंटिंगटन के लिए। अब हंटिंगटन की क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो सिंपल कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल याद रखना है। ट्राइंगल में सबसे ऊपर क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके, देन कोरिया, देन थर्ड इज द डिमेंशिया, थर्ड इज द डिमेंशिया। कोरिया, कोरिया क्यों डेवलप होता है हंटिंगटन में? ड्यू टू दी एट्रोफी ऑफ इन दी कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ओके, जो कि मैंने बताया भी था। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हंटिंगटन डिजीज। अब एक नेक्स्ट डिजीज रहती है, वो है एनपीएच, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलस। अब नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलस में से भी कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो इसीलिए मैं इसको बीच में ले रहा हूँ। आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर लेता हूँ पहले, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलस की बात कर रहे हैं, तो हमारे को क्या पता होना चाहिए? सीएसएफ का प्रेशर पता होना चाहिए। तो सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर बिटवीन दी 50 टू 180 mm ऑफ वाटर। बट अगर एनपीएच की बात करें, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलस के अंदर अराउंड एंड अराउंड नॉर्मल प्रेशर रहता है, बट अराउंड दी हायर रेंज, इट इज फ्रॉम 150 टू 200 mm ऑफ वाटर। ठीक है, बिकॉज रेंज याद रखना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज दी सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, decrease the CSF absorptions, okay, and decrease the CSF absorption due to the SAH or maybe due to the meningitis। उसको हमारे को अंदर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। बट SAH डेवलप ड्यू टू द डिक्रीज CSF absorption, एंड NPH का प्रेशर पता होना चाहिए, और नॉर्मल प्रेशर क्या पता, फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पूछ ले तो हमने को पता होना चाहिए, ओके। अब एनपीएच के क्लिनिकल फीचर्स को हम किस वे में देख सकते हैं? इसको हम देखेंगे गुड के बेसिस में। किसके बेसिस पे देखेंगे? जी यू डी। जी मींस दी गेट एप्रेक्सिया, गेट एटेक्सिया, गेट एटेक्सिया। यू मींस दी, यू मींस दी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी, urinary incontinence, and D means the definitely dementia। अब आपको याद होगा तो हमने इससे पहले वाले में क्या बनाया था? ऑटोसोमल डोमिनेंट, कोरिया एंड डिमेंशिया, एसीडी, ठीक है ना। हंटिंगटन डिजीज के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट, कोरिया एंड डिमेंशिया, ठीक है।
अगर एनपीएच के इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए तो वो क्या रहना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारे को क्या मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग कराया है, मींस दी एमआरआई अगर हमने कराई है, तो एमआरआई में हमारे को क्या मिलेगा, लार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स। तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो डेफिनेटली लार्ज या एनलार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स। अगर एनलार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स है तो कहीं ना कहीं हम सोचेंगे डिक्रीज सीएसएफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसके अंदर हम एमपीएच के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैंने बताया अभी कि प्रेशर हायर रेंज की तरफ रहेगा विद विद ऑल आर नॉर्मल फाइंडिंग्स लाइक सीएसएफ के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, सीएसएफ का हम अगर शुगर लेवल देखें, सीएसएफ शुगर लेवल देखें, या सीएसएफ की सेल्स काउंट देखें, अलग अलग डिफरेंट काउंट्स देखें, वो सारी की सारी क्या मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। और अदर इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलस। ओके। इसी तरीके से एक ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले बताते हैं वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी Wernicke's encephalopathy develops due to the thiamine deficiency, अल्कोहलिक, कौन से, अल्कोहलिक, अल्कोहल, मेरी तरह या तो क्रोनिक हो या मेरी तरह बिंज ईटिंग करने, बिंज अल्कोहलिक हो। ओके। एंड डेवलप क्या करेंगे, हाइपर एमेसिस, हाइपर एमेसिस, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, हाइपर एमेसिस। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, गोवा याद रखना है, गोवा चलना नहीं है, गोवा याद रखने का है। गोवा, लॉकडाउन वापस से लग रहा है तो गोवा, गोवा मीन्स दी ग्लोबल, ग्लोबल कंफ्यूजन, ग्लोबल कंफ्यूजन। O means the ophthalmoplegia, ophthalmoplegia, and A means the ataxia, A means the ataxia. Global confusion, ophthalmoplegia and ataxia by name याद रखना, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी से जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने हैं। ठीक है। देन हम बात करते हैं किसकी, कॉर्सकॉफ साइकोसिस। कॉर्सकॉफ साइकोसिस किसको बोलते हैं, कॉर्सकॉफ साइकोसिस। इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है, डिमेंशिया, डिमेंशिया, एंड सेकंड चीज इज कन्फेबुलेशन, अभी बताया था। कन्फेबुलेशन, फॉल्स स्टोरी क्रिएट करना, जो एल्कोहलिक करना था। ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रायन डिजीज, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रियन डिजीज। प्रियन डिजीज का दूसरा नाम क्या था, सीजेडी। सीजेडी मींस क्रूट्स जैकब डिजीज। क्रूट्स, क्रूट्सफील्ड या क्रूट्स जैकब, जैकब डिजीज, जेसीडी, सॉरी सीजेडी, क्रूट्स जैकब डिजीज। यहाँ पे भी वही प्रोटीन डिफेक्ट, कौन से, प्रियन प्रोटीन्स, प्रोटीन पीआरपी convert into the protein PSC. Okay.
और प्रोटीन पीएससी क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, resistant to degeneration, resistant to the degeneration, and aggregate rapidly, aggregate rapidly. Okay, और ये convert due to the any type of the infectious cause रहता है, कोई सा भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए, ठीक है। और मेनली ये इन्फेक्शन किसकी वजह से डेवलप होता है? ड्यू टू दी ट्रांसप्लांट लाइक दी ड्यूरल ग्राफ्ट या कॉर्नियल ग्राफ्ट की वजह से डेवलप होता है। तो मेन इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? क्लिनिकल फीचर्स लाइक दी डिमेंशिया, डिमेंशिया प्लस मोनोक्लोनस, सॉरी मायोक्लोनस, मायोक्लोनस। और अगर दोनों में मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन वन इज दी मायोक्लोनस, मोस्ट कॉमन वन इज दी मायो, सॉरी क्लोनस। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्रियन डिजीज। देन नेक्स्ट अटैक, सबसे बड़ी अटैक। हेडेक से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई टाइप के हेडेक होते हैं। टेंशन हेडेक, कौन सा हेडेक कौन सा है, तो हमारे को डिफरेंशिएटली पता होना चाहिए कौन सा हेडेक कौन सा रहता है। तो अभी हमने जब कनेक्टिव टिश्यू सीटीडी किया था, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर किया था, तब हमने किसकी बात की थी? तब हमने बात की थी टेम्पोरल आर्थराइटिस, याद भी है सबको? टेम्पोरल आर्थराइटिस, ओके। मोस्ट कॉमनली एल्डरली फीमेल्स में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली एल्डरली फीमेल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हेडेक रहता है, वैसे तो आपको सबको बताया हुआ है, बट फिर भी हेडेक चल रहा है, तो मैं मेरे को भी अपने हेडेक कम करना है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हेडेक होगा वो कैसा होगा? थ्रॉबिंग हेडेक होगा और स्टेबिंग हेडेक होगा। ये पर्टिकुलर वर्ड होंगे पेशेंट के, स्टेबिंग एंड थ्रॉबिंग हेडेक होगा, जो कि एग्रावेट होगा। ये हम मैथमेटिक्स में बनाते हैं ना साइन एग्रावेशन के, एग्रावेटेड बाय द टच and aggravated by the and aggravated by the lying down, ओके। 10 मिनट बाद में हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, तो हम 10 मिनट्स बाद में, ठीक है, मतलब 3:40 पे, 3:30 पे कंप्लीट हो जाएगी हमारी क्लास, तो 3:40 पे हम वापस से रीजॉइन करते हैं। 10 मिनट्स का हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ओके। 3:30 रीजॉइन, ओके। मैं क्या बात कर रहा था? टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है। हेडेक जो होगा, थ्रॉपिंग होगा, स्टेबिंग होगा, एग्रेवेटेड बाय द टच, एग्रेवेटेड बाय द लाइंग डाउन, ओके। और इसको टच एंड एग्रेवेट बाय द लाइंग डाउन से क्या समझ में आ रहा है? स्कैल्प टेंडरनेस है यहाँ पे, स्कैल्प टेंडरनेस, स्कैल्प टेंडरनेस सी इन द टेम्पोरल आर्थराइटिस। इसके साथ में क्या क्या मिलेगा टेम्पोरल आर्थराइटिस के अंदर? फर्स्ट हेडेक, सेकंड वन इज द जॉ क्लॉडिकेशन, jaw claudication, then blindness. Last symptom is the blindness. Okay, right. Investigation जब मैं वहाँ पे बता रहा था कनेक्टिव टिश्यू में, वही increase the ESR, increase the ESR, and फाइनल डायग्नोसिस किससे बनेगा? कि बायोप्सी करके देख लीजिए। एंड बायोप्सी में मैंने क्या बताया था? जॉइंट सेल आर्थराइटिस, तो जॉइंट सेल्स प्रेजेंट मिलेगी,
giant cells are present. Okay. एक हेडेक डेवलप होता है हमारा किसकी वजह से? स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई की वजह से। स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। ओके। मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलेगा? यंग ओबीज फीमेल के अंदर। यंग यंग भी है, ओबेस भी है एंड फीमेल भी है। यंग ओबेस फीमेल के अंदर, जिसके अंदर मेन सिम्टम क्या आएगा? डेफिनेटली हेडेक। देन यहाँ पे जो चीज डेवलप होती है वो होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग विदाउट दी नोजिया। एब्सेंट रहेगा क्या? नोजिया। विदाउट दी नोजिया। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग विदाउट नोजिया, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। ओके। इसके अलावा पेपिलोइडिमा, पेपिलोइडिमा, देन नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ओके। एंड यहाँ पे जो रहेंगे वेंट्रिकल्स की जो साइज रहेगी कैसी रहेंगी? बिल्कुल और बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्यूडो ट्यूमर सेरिब्रल डेवलप होता है ड्यू टू द डिक्रीज सीएसएफ एब्जॉर्प्शन। एंड यहाँ पे स्यूडो सीएसएफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा ड्यू टू दी हाइपर विटामिन ए, हाइपर विटामिनोसिस जिसको बोलते हैं, हाइपर विटामिन ए, ओसीटीज, ओसीटी यूजर, या स्टेरॉइड के विड्रॉल की वजह से। स्टेरॉइडल विड्रॉल, विड्रॉल की वजह से डेवलप होगा। एंड यहाँ पे आप कहेंगे कि सर और क्या कॉज हो सकता है? तो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ द स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक। ओके। और इसीलिए इसको हम इट इज नोन एज ए, दिस इज नोन एज ए बिनाइन इडियोपैथिक, benign idiopathic intracranial hypertension। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, स्यूडोट्यूमर सेरिब्राई एंड हमारा बिनाइन इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बात ही की हुई। ठीक है। और कौन कौन से हेडेक है? टेंशन, टेंशन हेडेक किस में देखने को मिलता है? मेनली फीमेल्स में। तो ये कैसा रहेगा हेडेक? आप सबको कोई पता है ये हेडेक कैसा रहेगा? इट्स जस्ट लाइक ए पेन लाइक सेंसेशन। टेंशन हो रही है सर, इट इज लाइक ए पेन लाइक सेंसेशन। और मेनली फीमेल में है। ओके। दिस इज टेंशन लाइक हेडेक। ओके। डल aching pain, dull aching pain and pain like sensation is the characteristic। वहां पे वो सिम्टम्स दिए हुए होंगे, आपको पूछेंगे ये कौन सा हेडेक है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। दिस इज टेंशन हेडेक। अब माइग्रेन की बात करते हैं। ठीक है।
माइग्रेन। माइग्रेन को डायग्नोस माइग्रेन भी मेनली किसमें मिलता है हमारे को? फीमेल्स ओरिएंटेड मिलता है, तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली मिलेगा हमारे को, मेल में कम मिलेगा। तो इसका जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया रहता है, इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या रहता है? डायग्नोसिस क्राइटेरिया फर्स्ट, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एनी टू एंड ग्रेटर देन टू डायग्नोस करेगा, ठीक है। फर्स्ट 4 to 72 आवर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए, 4 to 72 आवर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अटैक्स इन 1 month। ओके, इसके करेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे? पल्सेटिंग, पल्सेटाइल हेडेक, यूनिलेटरल हेडेक, मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड का होगा, मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर मींस की वर्क बाउंड होना चाहिए वो, कि काम भी नहीं करने देते, और बेड बाउंड होना चाहिए कि बिस्तर पर लिटा दे कि इतना तेज अटैक हो रहा है। मॉडरेट टू सीवियर पेन होना चाहिए, एग्रावेटेड बाय द मूवमेंट, एग्रावेटेड बाय द मूवमेंट, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, और ये मेरा थर्ड पॉइंट है। इन तीन में से क्या होना चाहिए? ग्रेटर एनी टू, एनी टू या इक्वल टू 2 प्लस क्या मिलना चाहिए? इन दोनों में से एक चीज, दोनों में से एनी वन, एनी वन। कौन सी? फर्स्ट थिंग इज द नोजिया एंड सेकंड इज द वोमिटिंग। और क्या होना चाहिए? एनी वन, ये प्लस यहाँ पे होना चाहिए। एनी वन में से कौन सा होना चाहिए? फोटोफोबिया, फोटो फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, साउंड से भी दिक्कत, लाइट से भी दिक्कत। तो इन दोनों में से एनी वन, एनी वन इसमें से, और एनी वन एनी टू इसमें से, ठीक है। तो ये मेरा डायग्नोसिस बनाएगा किसके लिए? माइग्रेन के लिए। ओके, अब हम वापस से 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट्स बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द माइग्रेन को समझेंगे। ओके, ओके, ब्रेक।